आखिर कैसा रहा होगा भारत का पहला गणतंत्र दिवस? क्या माहौल होगा पूरे देश में पहले गणतंत्र दिवस वाले दिन? क्या उस दिन भी आज की तरह हर स्कूल और कॉलेजेस में फंक्शन हुए थे? क्या पहले गणतंत्र दिवस वाले दिन भी हर तरफ इसी तरह से न्यूज़ यही खबरें चल रही थी? क्योंकि उस समय तो सोशल मीडिया भी नहीं था, ना ही टीवी था इतना ज़्यादा। क्योंकि दोस्तों ये दिन कोई साधारण दिन नहीं है। 26 जनवरी 1950 से ही हमारे अपने नियम और कानून लागू हो गए थे, क्योंकि उससे पहले अंग्रेज़ों की ब्रिटिश सरकार के नियम और कानून चल रहे थे अपने भारत देश में। तो दोस्तों सब कुछ डिटेल में शुरू से आखिरी तक जानेंगे कि पहले गणतंत्र दिवस से लेकर अब तक के गणतंत्र दिवस में आखिर क्या क्या अंतर आया है। आज के वीडियो में जानेंगे क्या सच में लोग गणतंत्र दिवस के महत्व को समझ पा रहे हैं, या सिर्फ कहानियाँ सुनकर थोड़ा बहुत ही समझ पा रहे हैं कि 26 जनवरी का महत्व आखिर क्या है। दोस्तों इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह की धमाकेदार वीडियोस मैं आप सबके लिए लाता रहता हूं। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं 26 जनवरी की दास्तान। दोस्तों आप सभी लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर लगभग 200 सालों तक राज किया। हमारे देश में उन्हीं के द्वारा बनाए गए नियम और कानून चल रहे थे। हमारे भारत के लोग अंग्रेज़ों की कंपनियों में ही काम करते थे, उन्हीं के अंडर काम करते थे, फिर चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। धीरे धीरे कुछ लोगों के अंदर क्रांति आई। उन खास लोगों ने ही सोचा अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। वो कुछ लोग नहीं चाहते थे कि हम अंग्रेज़ों के लिए नौकरी करें। जब देश अपना होगा, नियम कानून अपने होंगे, तब देश आज़ाद होकर सब लोग काम कर पाएंगे। लोगों के अनुसार अंग्रेज़ हम पर बहुत जुल्म करते थे, कोड़े बरसाते थे, मारते और पीटते थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि जो पावरफुल होता है, फिर चाहे वो शारीरिक रूप से पावरफुल हो, मेंटली पावरफुल हो या बुद्धि के रूप में पावरफुल हो, हमेशा कमज़ोर इंसान उसका गुलाम ही रहेगा। आप लोग आज ये सब देख भी सकते हैं। खैर उसके बाद लोगों ने पूरे देश में एक विचारधारा फैला दी कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना है। आज़ादी से सब लोग काम करेंगे, ना कि किसी की गुलामी करेंगे। अंग्रेज़ों के नीचे काम करने से अच्छा है कि अपने ही लोगों के द्वारा बनाई गई कंपनियों में काम करें, अपने देश के लिए काम करें। दोस्तों जब अंग्रेज़ नहीं थे उससे पहले भी कमज़ोर इंसान हमेशा दबाए ही जाते थे। आपने सुना होगा कि गरीबों के खेतों के कागज़ों पर अंगूठे लगवा लिए जाते थे, सारी ज़मीन जायदाद अपने नाम करवा लेते थे और उसके बदले गरीब बेसहारा लोग काम करते थे। मन किया तो पैसा दे दिया, नहीं तो कोड़े बरसते थे। अंग्रेज़ों के आने से पहले भी कोड़े तो बरसते ही थे। खैर बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई और उनकी कोशिश लास्ट में कामयाब हो गई। इसका नतीजा ये रहा कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। आज़ादी मिलते ही सारे अंग्रेज़ यहाँ से चले गए। बहुत से लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी के बारे में सुनते तो हैं, पर वो अंदर से फील नहीं कर पाते हैं कि आज़ादी के समय आखिर देश की हालत क्या होगी, लोगों की हालत क्या होगी। क्योंकि दोस्तों जैसे ही अंग्रेज़ यहाँ से गए होंगे तो जितने भी उनके अंडर लोग काम कर रहे थे, उन सारे लोगों का काम अचानक से छिन गया होगा। इतना बड़ा देश है हमारा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ बॉर्डर खाली पड़ गए होंगे। ना कोई आर्मी, ना कोई पुलिस, ना कोई सीआरपीएफ, ना कोई ट्रेन व्यवस्था और ना ही कोई कानून व्यवस्था, कुछ भी नहीं होगा उस दिन से। भारत के पास इतना पैसा भी नहीं होगा अपने पूरे देश को चलाने के लिए, क्योंकि सभी को नौकरियां देनी है, देश भी सुरक्षित रखना है। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि पहले के ज़माने में 8वीं पास को लोग उठा कर ले जाते थे आर्मी में भर्ती करने के लिए। ऐसा आप लोग सुनते तो हैं, पर किस कंडीशन में ये सब हुआ होगा, क्या हालत रही होगी, क्यों उठा कर ले जा रहे थे, ये शायद कोई नहीं समझ रहा। पढ़ सब रहे हैं 1947 से ही चारों तरफ आर्मी की ट्रेनिंग करके हमारे बॉर्डर्स को सुरक्षित किया गया होगा, ताकि फिर से कोई
भारत देश में ना घुस पाए। बहुत सारे पुलिस, सीआरपीएफ, इंजीनियर्स, बैंक, हाईवे, टीवी जैसी कितनी सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बनानी पड़ी होंगी उन्हें, क्योंकि अब देश भी तो चलाना था। सिर्फ आज़ादी मिलने से क्या होता है। खैर, ये सब बातें किसी और वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, 1947 से लेकर 1950 तक 3 सालों में बहुत कुछ किया गया। उनमें से एक काम ये भी था कि अपने नियम और कानून बनाना, अपना संविधान बनाना। तो दोस्तों, इन 3 सालों में बहुत सारी चीज़ों के साथ ही देश में अपने नियम और कानून को लेकर संविधान लागू किया गया। अब उस दिन के बाद से भारत से ब्रिटिश सरकार के नियम और कानून नहीं, बल्कि भारत के खुद के नियम और कानून लागू हो गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा था। कहाँ हुई थी पहली परेड, कौन बना था मुख्य अतिथि। तो दोस्तों, इस तरह से संविधान लागू होने के बाद ही हमारे भारत देश को पहले राष्ट्रपति मिले, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस दिन उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद की शपथ दिल्ली के पुराने किले के सामने बने इरविन स्टेडियम में ली। वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तिरंगा फहराया और परेड को सलामी दी, क्योंकि अपनी खुद की आर्मी भी अब बन चुकी थी। ये सब कुछ दोस्तों सिर्फ 3 सालों के अंदर ही हुआ था। आजकल की सरकारें तो 10 सालों में भी कुछ नहीं कर पाती, जबकि सब कुछ बना बनाया मिल चुका है। खैर, अगर बात करें मुख्य अतिथि की, तो पहले गणतंत्र दिवस के दिन झंडा फहराते टाइम इरविन स्टेडियम में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी मौजूद थे। और इतना ही नहीं, इस मौके पर इंडोनेशिया से भी मेहमान आए थे। बता दें कि रिपब्लिक डे के पहले चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। फौजियों में उस वक्त भी था गजब का जोश। दोस्तों, ज़रा सोचिए, आज के टाइम पर हमारे जवानों का जोश कितना हाई रहता है। यहाँ तक कि आम इंसानों का भी जोश, युवाओं का जोश, आप लोगों का जोश कितना हाई रहता है। तो ज़रा सोचिए, पहले गणतंत्र दिवस पर यानी फर्स्ट रिपब्लिक डे पर इंडियन आर्मी के जवान कितनी जोश में होंगे। आपको बताना चाहूँगा कि जनरल फील्ड मार्शल करियप्पा ने इंडियन आर्मी से कहा कि आज हम भी आज़ाद, तुम भी आज़ाद और हमारा कुत्ता भी आज़ाद। दोस्तों, उनकी बुलंद आवाज़ में ये लाइन सुनते ही इंडियन आर्मी के अंदर गजब का जोश भर गया। पुराने किले के पास लगा था सैनिकों का जमावड़ा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, पहले रिपब्लिक डे पुराने किले के पास मनाया गया था। उस टाइम की तस्वीर आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें इंडियन आर्मी के जवान पुराने किले के पास एक लाइन में खड़े होकर रिपब्लिक डे मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में बहुत सारे इंडियन आर्मी के जवान दिखाई दे रहे हैं, और आपको देखकर अंदाज़ा लग गया होगा कि हमारे जवानों के आगे उस वक्त कोई भी नहीं टिक सकता था, क्योंकि इतनी मजबूत आर्मी सिर्फ 3 सालों में बना दी गई थी। इसी का परिणाम है कि आज भी हमारी आर्मी के सामने कोई नहीं टिक सकता। इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान के साथ भी कारगिल जैसे कई युद्ध हुए, और हमारी इंडियन आर्मी ने अपनी जान पर खेलकर वो युद्ध जीते। गूंज उठा था पूरा किला। जी हाँ दोस्तों, पहले गणतंत्र दिवस वाले दिन पूरा किला गूंज उठा था, जब पहली बार रिपब्लिक डे पर इंडियन फ्लैग यानी भारतीय तिरंगा फहराया। तो उसके बाद तोपों की सलामी भी दी गई, जिसकी आवाज़ से पूरा दिल्ली गूंज उठा था। बता दें, पहली बार जो है 30 तोपों की सलामी दी गई थी, लेकिन इसके कुछ सालों बाद तोपों की सलामी को घटाकर 21 कर दिया गया था, क्योंकि 21 शुभ अंक माना जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, पहले रिपब्लिक डे पर फ्लाइट पास भी हुआ था। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी वक्त की है। तो दोस्तों, आज भी रिपब्लिक डे मनाया जाता है उसी खुशी के साथ, उसी जोश के साथ। लेकिन आज की जो जनरेशन है और जो आज के बच्चे हैं, उन सभी को
पहला गणतंत्र दिवस कैसा रहा होगा, उस समय लोगों की फीलिंग क्या रही होंगी, ये सब कुछ अच्छे से उन्हें फील होना चाहिए। हर गणतंत्र दिवस वाले दिन सिर्फ तिरंगा फहरा देना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा देना, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है लोगों के अंदर जोश भरने के लिए। लोगों को फील होना चाहिए, अंदर से हिल जाने चाहिए वो लोग कि एक्चुअल में हमें आज़ादी कैसे मिली और उससे पहले सिचुएशन कैसी थी और उनके मायने क्या हैं आज़ादी के, ये सब लोगों को पता होने चाहिए। अब दोस्तों आखिर में लास्ट में कुछ कहना चाहूँगा। वैसे तो ये पूरा अस्तित्व ही ईश्वर का बनाया हुआ है, पूरा अस्तित्व ही हमारा परिवार है, पर अगर आप लोग इतना नहीं मान पा रहे हैं तो कम से कम में नहीं आने वाले थे, क्योंकि स्वराज के साथ साथ अपने संविधान की मांग भी धीरे धीरे देशवासियों के जहन में परवान चढ़ने लगी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद देश भर में जमकर आंदोलन हुए, जिसे शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। हालांकि देश के सभी वर्ग के नेता इसमें शामिल नहीं हुए, इसलिए यह एक असफल प्रयास सिद्ध हुआ। लेकिन जहाँ एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत भारतीयों के इरादों को एक बार फिर भुनाने की जद्दोजहद में लगी थी, तो वहीं दूसरी तरफ देश के वीर सपूतों ने अपने संविधान का खाका तैयार भी कर लिया था। साल 1928 में मोतीलाल नेहरू समेत 8 कांग्रेसी नेताओं ने एक संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसकी नींव 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में तय की गई थी। इस तरह स्वतंत्र भारत के संविधान की रूपरेखा सजने लगी थी। समय का पहिया आगे बढ़ता ही पार्टियों के सहमति से संविधान का एक प्रारूप तैयार कर लिया गया था, जिसमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, स्वतंत्रता और समानता के साथ साथ अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का विशेष ध्यान रखा गया था। इसके साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज की निर्भीकता ने अंग्रेजों का भारत पर अनंत काल तक राज करने का सपना चूर चूर कर दिया था। जैसे जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ता गया, ब्रिटिश हुकूमत पर संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का दबाव भी बढ़ता गया। इस गहमागहमी के बीच आखिरकार 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में संविधान सभा की अहम फैसले लिए गए, जिसमें राष्ट्रमंडल समूह में भारत की सदस्यता, राष्ट्रध्वज का चयन, साथ ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का चुनाव शामिल था। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि संविधान में सबसे पहले स्थान पर आने वाली उद्देशिका यानी प्रियम्बल सबसे अंत में पारित हुई। संविधान अगर एक राजनीतिक और संवैधानिक दस्तावेज है, तो प्रियम्बल एक ग्रंथ को दार्शनिक नजरिया प्रदान करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। संविधान तैयार करने के बाद मुश्किल खड़ी हुई कि इसे सुंदर अक्षरों में पिरोकर कैसे संजोया जाए।